तो फ्रेंड वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। आपने पिछली क्लासेस देखी हैं, हमारी छठी क्लास है। इसमें पहले आप याद रखिएगा कि अगर आपने बाकी क्लासेस नहीं भी देखी हैं तो आप लघु उत्तरी वाले प्रश्न बना के लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने हमारी चौथी और पाँचवीं क्लास नहीं देखी है तो आप 100% भैया अपने लाइफ के या अपने एग्ज़ाम के वो बेहतरीन नंबर जो आपको 100% मिलने वाले हैं इन दो क्लासेस से आपको मिलेंगे। और आपका पेपर अगर पूरा 50 नंबर का है तो मानिए उसमें 20 से लेके 22 नंबर का कंटेंट आपको इन दो क्लासेस में ही मिल जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस इन क्लासेस के ही होते हैं, जिसमें आपसे महाप्राण पूछ सकता है, अल्प प्राण पूछ सकता है, व्यंजन पूछ सकता है, उनके अवयव पूछ सकता है, उच्चारण स्थान पूछ सकता है, उष्टाकृति के आधार पर स्वर पूछ सकता है, ठीक है, महाप्राण पूछ सकता है, अल्प प्राण पूछ सकता है, अंतस्थ व्यंजन पूछ सकता है, वर्ण पूछ सकता है, वर्णमाला की डेफिनेशन पूछ सकता है। तो जो भी आपसे पूछ सकता है वो मैंने आपको उस क्लास में ऑलरेडी सब कुछ ही करवा दिया है, उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। अयोग वाक्य किसे कहते हैं पूछ दिया, ठीक है, अंतस्थ और घोष सघोष कौन से होते हैं, वृत्ताकार वर्ण कौन से होते हैं, तो वो क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले आप यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं आपके लिए, तब भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग अपनी छठवीं क्लास की बात करते हैं, जिसमें आपसे पहली ही क्वेश्चन नंबर में परिभाषा पूछी गई है कि शब्द की परिभाषा क्या है। याद रखिएगा कि ये परिभाषा भी आपसे लघु उत्तरी के क्वेश्चन में पूछी जा चुकी हैं। तो याद रखिएगा कि मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से हमेशा जैसे बताता हूँ वैसे ही बताऊँगा, कुछ भी टफ करने वाला नहीं हूँ। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से जो सार्थक समूह बनता है, जिसका एक अर्थ होता है, वो शब्द कहलाता है। सरल शब्दों में देखो तो वर्णों का वह समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है वही हम शब्द बोलते हैं उसे। एक ऐसा समूह बताओ शब्दों का जिसका एक अर्थ निकलता हो, उसी को हम बोल देते हैं कि भैया ये क्या है, ये शब्द है। जैसे का, मा, ला 3 शब्द थे, अगर इनको एक साथ लिख करके एक शब्द बनाया जाए, इन 3 वर्णों को एक साथ रख दिया जाए क्रम में, तो ये एक शब्द बन रहा है जिसका एक अर्थ होता है, एक फूल है कमल, एक सार्थक अर्थ है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये एक शब्द है। लेकिन याद रखिएगा सा, सा, पा, इनको जोड़ के हमने ससप बना दिया, ससप। तो इनका अगर कोई अर्थ ना हो, अगर ये निरर्थक हो, तो फिर हम इसे शब्द बोले कि शब्द एक बना, लेकिन ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, तो इसे हम शब्द की तुलना में इसे गणना में नहीं रखेंगे। तो शब्द वही होना चाहिए जिसका एक सार्थक अर्थ होता है। जैसे मेरे भाई ना मा को जो नमक खाने की एक चीज़ बन गई, सार्थक है। इसी प्रकार मकान, घर, राम, पुस्तक आदि हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। शब्दों का वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो वर्गीकरण शब्दों का मेरे भाई 4 आधारों पर बांटा जाता है। पहले तो रचना के आधार पर शब्द भेद की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे नंबर 1 पे इनके 3 शब्द प्रकार देखते हैं। पहले नंबर पे रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, याद रखिएगा, बिल्कुल हल्के मत लीजिएगा। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, ऐसे शब्द मेरे भाई जिनके उससे ज़्यादा टुकड़े किए ना जा सकें, टुकड़े करने पर कोई सार्थक शब्द नहीं बनता है, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मेज को अगर हम तोड़ते हैं तो मे और ज बनता है, जिनका अपना अपना कोई मतलब ही नहीं है। घर को मैंने तोड़ा तो घा और रा बनता है, इनका कोई मतलब नहीं है। पानी को तोड़ो पा और नी बनेगा, घास को घा और सा बनेगा, कोई उनका मतलब नहीं होता है। जबकि यौगिक शब्द जो होते हैं ये 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, मतलब इनके टुकड़े करने पे उनका भी अपना अपना एक अर्थ होता है। जैसे कि अगर आप बोलते हो मेरे भाई पर धन उपकार, तो परोपकार बना। परोपकार को तोड़ो तो पर और उपकार दोनों शब्द निकल आएंगे। विद्यालय को तोड़ो तो विद्या और आलय, आलय और विद्या। विद्या विद्या होती है, आलय जहाँ पे उसको दिया जाएगा, आलय ग्रह उसका, विद्यालय जैसे ग्रह है विद्या का। इसी प्रकार पाठशाला, पाठ की जो शाला है, ठीक है, तो पाठशाला हो गई। तो इसका देखो पाठ का अपना अर्थ है, शाला का अपना अर्थ है, पर का अपना अर्थ, उपकार का अपना, विद्या का अपना, आलय का अपना। तो ये टुकड़ों से बना, तो ये यौगिक है क्योंकि दोनों का अपना अपना एक अर्थ है। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं योग रूढ़ शब्द, ये मेरे भाई क्या होता है, योग रूढ़ होते हैं जिनके अपने अर्थ हो ना हो लेकिन उनका तीसरा अर्थ जरूर होता है। यानी वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने लेकिन उसे एक विशेष अर्थ की प्रसिद्धि हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द। जैसे लंबोदर बोलते हैं तो लंबा और उदर, गणेश जी को भी तो बोलते हैं लंबोदर। दशानन बोलते हैं, मैंने कहा 10 और आनंद, तो रावण को भी तो बोलते हैं दशानन। पंकज को हम पंख और जा बोलते हैं, लेकिन कीचड़ में जन्म लेने वाला यानी कमल, उसकी भी तो हम पंकज बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें एक तीसरे के भाव मिल जाएंगे तो योग रूढ़ हो गया। अगर हमारे दोनों के अपने अपने अर्थ हैं तो यौगिक हो गया। अगर हमारे अर्थ ही नहीं हो रहे टूटने पर तो रूढ़ हो गया। ठीक है, बात आ गई समझ में, बोलो कि हाँ समझ में आ गया। अर्थ के आधार पर अगर हम शब्द के भेद की बात करते हैं तो अर्थ के आधार पर मुख्य 2 भेद होते हैं, जिनमें आगे कई भागों में बांटा जाता है। पहले नंबर पे हम देखते हैं सार्थक शब्द, दूसरा बोलते हैं निरर्थक शब्द। तो सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकलता है, निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है।
बात ख़त्म हो गई। सार्थक रोटी, पानी, डंडा सार्थक है। वहीं लो वोटी, वाणी, मंडा, कोई अर्थ ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है, कोई इनका अपना अस्तित्व ही नहीं है। तो ये हमारे बोलचाल में प्रयोग होते रहते हैं, ऐसा नहीं बोलते नहीं, हम बोलते हैं कि रोटी वोटी खा लो, खाना वाना खा लो, पानी वानी पिया करो। तो पानी तो ठीक है, पर वाणी क्या है ना। तो बस वही वाली चीज़ है कि हम इनको बोल देते हैं तो निरर्थक शब्द भी हमारे बोलचाल में प्रयोग होते हैं, ऐसा नहीं कि उनका हम यूज ही नहीं करते हैं, लेकिन उनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। अब देखो सार्थक शब्द की बात करें तो ये भी मेरे भाई 4-5 तरीक़ों में अपने आप को विभाजित करते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करता हूँ कि भैया कैसे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एकार्थी शब्द, तो जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, जैसे पुस्तक और घर, इनका अपना एक ही अर्थ है, ये एकार्थी होते हैं। ऐसे अनेकार्थी शब्द में होता है जिनके एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। जैसे एक आम बोला जाए तो आम एक फल होता है और आम मतलब साधारण भी होता है, जैसे आम आदमी, ठीक है, और आम एक फल भी है, मैंगो, तो जनरल भी होता है और मैंगो भी होता है। ऐसे अंबर बोला गया तो अंबर आकाश भी होता है, अंबर कपड़ा भी होता है, अंबर किसी का नाम भी होता है कि नहीं। तो ये वाली बातें भी हमें याद रखनी है। तो उनके अलग अलग अर्थ होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। विलोम शब्द आपको पता ही है कि विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं, जो दिन रात, अमृत का विष से क्या, शहर का गाँव, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। शहरी का ग्रामीण, ठीक, तो ये होना चाहिए। कच्चा का पक्का, काला का सफ़ेद, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे पर्यायवाची बोली जाए, पर्यायवाची मतलब भी होता है कि ये समान अर्थ वाले और भी शब्द, जैसे हवा होता है तो हवा को हम पवन भी बोलते हैं, वायु भी बोलते हैं, समीर भी बोलते हैं, ठीक है, पवन को। तो इस तरीके से हम पर्यायवाची भी ये यूज करते हैं। समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कौन से होता है, जैसे अनल और आग, अनिल और वायु, ये दोनों एक एक नाम होते हैं, ठीक है। सुनने में समान पर अर्थ अलग होना चाहिए। तो अनल आग, अनिल वायु। तो अगर हम कहीं तुमसे बोल दें कि अनल अनिल, क्या बोल दें, अनल, और कोई आया जिसको इनका अर्थ नहीं पता, वो वहाँ से दौड़ता चला आएगा, बोलेगा भैया गलत लिख दिया। हम सोचे क्या गलत लिख दिया भाई, हमने तो सही लिखा है। वो बोलेगा देखिए ये आपने यहाँ पे मात्रा चढ़ा दी, अनल अनल होना चाहिए था, या फिर यहाँ पे मात्रा नहीं चढ़ाई, अनिल अनिल होना चाहिए था। तो मैं उसको बताऊँगा कि नहीं भैया, अनल का मतलब जो होता है वो अपना मतलब है भाई, जो अनिल का मतलब है, अनल का मतलब है वो आग अपना मतलब है, अनिल तो भैया हवा होती है, समीर इनका अपना मतलब है, वायु का अपना मतलब है। तब उसे पता चलेगा कि अच्छा इनके अलग अलग, आप मात्रा नहीं भूले लिखना, इसका अर्थ ही अलग है, इसका अर्थ ही अलग है, ठीक है। बात आ गई आपको समझ में। प्रयोग के आधार पर अगर हम देखते हैं मेरा भाई, तो आपको पता होना चाहिए विकारी या विकारी शब्द भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा व्याकरणिक प्रकार में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। दो प्रमुख भेद हम देखते हैं इसके, एक तो विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द वो हैं जिनमें लिंग, वचन, क्रिया, ठीक है, कारक, इनका प्रभाव पड़ता है, जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण बदलाव होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं शब्द। कौन से विकारी शब्द? 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो हमें मेरे भाई इन चीज़ों को भी समझना है कि यदि किसी वस्तु, स्थान, भाव का नाम होता है तो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर कुछ लगेगा तो उसे सर्वनाम कहेंगे। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा, विशेषण कहेंगे। और किसी कार्य का करना या होना पाया जाएगा तो वो क्रिया कहलाएगी। ये डेफिनेशंस भी मैंने आपको दे दी हैं। अभिकारी शब्द भैया कौन से होते हैं? अभिकारी शब्द का सिंपल सा कहना है, मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम चाहे लिंग बदलो, चाहे कारक बदलो, चाहे क्रिया बदलो, चाहे कुछ भी बदलो। उनका मानना है कि मैं चेंज नहीं होने वाला हूँ। तो भैया जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में बदलाव नहीं होता है वो भी मेरे भाई 4 प्रकार के हम देखते हैं यहाँ पे। एक तो क्रिया विशेषण, जैसे किसी ने बोल दिया धीरे, अब तुम कुछ भी बोल दो, सीता धीरे धीरे जाती है, चाहे राम धीरे धीरे जाता है। धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं, तुम चाहे राम को ले जाओ, चाहे सीता को ले जाओ, चाहे बस को ले जाओ, वो वही रहने वाला है। तेज, राम ने रावण को तेजी से मारा, तेज मारा, या सीता ने रावण के तेज मारा, या अनुराग ने मोहन के तेज मारा, कुछ भी बोल लो। तो गाड़ी बहुत तेज निकली तो तुम गाड़ी ले आए, तब भी तेज को तेजी, तेजो, तेजे कुछ नहीं करना है, तेज तेज ही होता है। तो आपको ही समझ में आ गया। क्रिया विशेषण वह होता है जिससे किसी भी प्रकार का उनमें क्रिया या विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है एक तरीके से, लेकिन उनमें किसी भी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ने वाला भैया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। साथ ही साथ संबंध बोधक मेरे भाई बात करते हैं तो संज्ञा सर्वनाम के अन्य में संबंध, ये कोई ज़रूरत है नहीं इनकी। आपके सिलेबस में मैंने देखा है जहाँ तक तो मुझे क्रिया विशेषण ही मिला है, समुच्चय बोधक भी नहीं है, लेकिन और परंतु। आप इतना मान लो कि जिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो अभिकारी होते हैं बस, ठीक है। कोई बोलते के पास,
तो राम के पास चाहे सीता के पास तो नहीं बदलेगा। आप ऐसे मानो ना, जिन पे फ़र्क ना पड़े, के पास शब्द का है, के ऊपर शब्द लिखा है, तो इसका कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। मान लो उसने बोला कि छत के ऊपर, राम के ऊपर, श्याम के ऊपर, ठीक है, या फिर राधा के ऊपर टिप्पणी की किसी ने, तो हमने बोला राधा के ऊपर किसी ने टिप्पणी की, राम के ऊपर किसी ने टिप्पणी की, भगवान के ऊपर किसी ने टिप्पणी की, घर के ऊपर किसी ने टिप्पणी की, छत के ऊपर किसी ने टिप्पणी की। तो घर, राम, छत, राधा सब सेम तो है नहीं, एक स्त्री, एक पुरुष, एक नॉन लिविंग में जाएगा, नपुंसक लिंग में जाएगा, तो ये सारे अलग अलग लिंग थे। लेकिन हमने वहाँ पे के ऊपर में तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, के ऊपर तो सबके लिए सेम सा लिखा हुआ है, तो वो देखो कोई फ़र्क उसमें नहीं पड़ रहा, वो अभिकारी हो जाएगा बस। समुच्चय बोधक हो गया, यानी दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जैसे और है, लेकिन है, परंतु है, तो इससे भी देखो कोई इन पे फ़र्क नहीं पड़ता है। राम ने खाना खाया और वह घर गया, सीता ने खाना खाया और वह घर गई, और तो बदला नहीं, एक मेल था एक फीमेल था, और वही रहेगा। विस्मयादि बोधक की अगर हम बात करते हैं तो विस्मयादि बोधक में आपको याद रखना है कि इन पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर्ष, शोक, आश्चर्य एकदम से प्रकट होता है कि वाह वाह क्या बात है, आह क्या बात है, हे राम उसको बचा लो, तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको बचाने के लिए वो चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी हो। अगले नंबर में हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, ये इंपॉर्टेंट है। तत्सम होते हैं संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, जैसे अश्रु, गोधूम, हस्त। तद्भव कौन से होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो बदल कर हिंदी में है, जैसे आंसू, गेहूँ, हाथ, इन्हीं का लिखा अश्रु का होता है आंसू, गेहूँ गोधूम होता है, और हस्त का होता है हाथ। अगर देशज की बात करें तो स्थानीय बोलियों में पाए जाने वाले शब्द जैसे खुरपा, लोटा, ढक्कन, पटाखा, ये सारे अपने यहाँ की ही बोलियों से देशज हैं। और विदेशज जो बाहरी जगह से आए हैं, जैसे विदेशज में देखिएगा मेरे भाई, विदेशी भाषाओं में पाए जाने वाले, जैसे कुछ तुर्की शब्द होते हैं, कुछ पुर्तगाली शब्द होते हैं, कुछ अफ़गानी शब्द होते हैं, कुछ पारसी शब्द होते हैं, कुछ मंगोलियाई शब्द होते हैं, तो सारे अलग अलग हैं। तो जैसे डॉक्टर है, स्कूल है, चाकू है, रिक्शा है, चाय है, रेस्तरां है, ठीक है, रेस्टोरेंट जिसे बोलते हो, रेस्तरां बोलते हो, तो वो हो गया। ये सारे हमारे होते हैं विशेष शब्द। संकर कौन से होते हैं? जो अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं और मेल से बन जाते हैं कुछ भी। जैसे रेलगाड़ी हो गया, तो रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, दोनों को मिला दिया रेल गाड़ी बना दिया, दोनों को मिला के रेल गाड़ी बना दिया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ में इस चैप्टर का भी हो गया है दी एंड। 6 चैप्टर मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो थे करवा दिए हैं। बहुत ज़्यादा खतरनाक चैप्टर है, इनको बिल्कुल हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको और भी चीज़ें इससे रिलेटेड करवाऊँगा। इसके बाद जब आप देखोगे जा कर के अपने क्या बोलते हैं एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, तो आपको याद आएगा कि हाँ भैया वो 8-8 मिनट के, 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट की जो आपने क्लासें करवाई थी, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी मेहनत साकार आपको करनी है। आपको मेरा वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ में। और आपको पता है कि मेरा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किसी का करने का मन होता नहीं है, तो बस जल्दी से जल्दी मैं करवा देता हूँ। आप लोग नोट्स बना लो चाहो तो, या फिर आप लोग शॉर्ट में देख लो, क्लास आपको ऐसे याद हो जाएगी, कुछ भी ज़रूरत आपको लिखने की पड़ेगी नहीं। चलिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ में।